स्वागत। आज हम 1857 के विद्रोह की शुरुआत और उसके फैलने पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला, इसके पीछे क्या वजहें थीं, इस पर हमारे पास कुछ स्रोत हैं इतिहास की किताब से। कोशिश यही है कि समझे कि ये चिंगारी भड़की कैसे और फैली कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलते हैं सीधे 10 मई 1857 मेरठ। दोपहर का वक्त। बिल्कुल। वहीं से मतलब पहली चिंगारी उठी। पैदल सिपाही थे पहले। अच्छा, पैदल सिपाही। हाँ, फिर घुड़सवार फौज भी आ मिली और फिर तो बात शहर और आसपास के देहात तक पहुंच गई। और पहुंचते ही उन्होंने क्या किया, मतलब पहला निशाना क्या था? शस्त्रागार। सबसे पहले हथियार कब्जे में किए। जाहिर है। और फिर सरकारी इमारतें, अंग्रेजों के बंगले, दफ्तर, जेल, अदालतें, डाकखाने, खजाने, सब। टेलीग्राफ लाइन भी काट दी ताकि खबर न फैले। हाँ बिल्कुल। और फिर सब दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली? बिल्कुल। यानी मुगल बादशाह के पास। हाँ, 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। लाल किले पर जब इतना शोर हुआ तो बहादुर शाह जफर भी मतलब हैरान थे, वो हिचकिचा रहे थे। वो बूढ़े हो चुके थे शायद, उनमें वो हिम्मत नहीं थी शायद। पर सिपाहियों ने उन पर दबाव डाला और उन्हें नेतृत्व क्या कहते स्वीकार करना ही पड़ा। और इससे विद्रोह को एक तरह की वैधता मिल गई है ना। मतलब अब ये सिर्फ सिपाहियों का हंगामा नहीं रहा। सही बात है, बिल्कुल। और देखिए, एक पैटर्न सा दिखता है विद्रोह में। पैटर्न? कैसा पैटर्न? जैसे जैसे खबर दूसरी छावनियों तक पहुंची, लगभग वही चीजें हुईं। कोई इशारा होता था, जैसे तोप चलना या बिगुल बजना। अच्छा, एक सिग्नल जैसा। हाँ, फिर वही शस्त्रागार पर कब्जा, खजाना लूटना, सरकारी इमारतों पर हमला, रिकॉर्ड जलाना। सब कुछ मिटा देने की कोशिश जो अंग्रेजों से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल। फिरंगी या गोरे, जो शब्द इस्तेमाल होते थे, उनसे जुड़ी हर चीज, हर निशानी, हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी हुईं कि इनको बाहर निकालो। पर क्या ये सिर्फ सिपाही कर रहे थे या आम लोग भी? नहीं नहीं, आम लोग भी जुड़े। खासकर लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में। वहां तो साहूकारों और अमीरों को भी निशाना बनाया गया। क्यों? साहूकारों को क्यों? क्योंकि आम किसान, आम लोग उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। अपना शोषक मानते थे। तो गुस्सा उन पर भी निकला। मतलब ये गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ बिखरा हुआ था। इन विद्रोहियों, सिपाहियों में आपस में संपर्क भी था। अच्छा, कैसे? खत भेजे जा रहे थे छावनियों के बीच। जैसे 7वीं अवध कैवलरी ने 48th नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, संदेशवाहक थे। कानपुर में तो रात को पंचायतें होती थी सिपाहियों की। पंचायतें? मतलब मिलके फैसले लिए जा रहे थे। हाँ, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तय होता था। और नेतृत्व कौन कर रहा था? आपने बहादुर शाह का जिक्र किया। हाँ, सिपाहियों ने तो सबसे पहले पुराने शासकों की तरफ ही देखा। दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। बिहार में आरा के कुंवर सिंह, अवध में बिरजस कद्र, जो वाजिद अली शाह के बेटे थे। लेकिन क्या सारे नेता राजघरानों से ही थे? नहीं, ऐसा भी नहीं था। कई जगहों पर आम लोग, धार्मिक नेता भी आगे आए। मेरठ में एक फकीर का जिक्र आता है। हाँ। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। लोग उन्हें डंका शाह कहते थे। डंका शाह? क्यों? क्योंकि वो पालकी में चलते थे और साथ में ड्रम बजता रहता था। फिर जैसे बड़ौत में शाहमल थे, वो जाट किसान नेता थे। छोटा नागपुर में गोनू थे। यानी नेतृत्व में भी कई स्तरों पर था, राजघरानों से लेकर आम लोगों तक। बिल्कुल। और इसी माहौल में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने मतलब आग में घी का काम किया। वो चर्बी वाले कारतूस वाली बात? हाँ, वो सबसे अहम थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी है और उसे मुंह से काटना पड़ता था। इससे तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को लगा होगा कि उनका धर्म खतरे में है। हाँ, यही डर था। फिर एक और अफवाह उड़ी कि अंग्रेजों ने बाजार के आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। बाप रे, मतलब डर और अविश्वास बहुत गहरा था। बहुत। ये भी डर था कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। और एक भविष्यवाणी भी चल रही थी। भविष्यवाणी? हाँ, कि प्लासी की लड़ाई को 100 साल पूरे होने पर यानी 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसने तो और हवा दी होगी। बिल्कुल। और वो जो गांव-गांव रोटियां बट रही थी उत्तर भारत में, लोग उसे भी किसी आने वाली बड़ी उथल-पुथल का इशारा समझ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों ने इन अफवाहों पर, इन बातों पर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर लिया? शायद इसलिए कि जमीन पहले से तैयार थी। अंग्रेजों की जो नीतियां थीं 1820 के दशक से, जैसे
जैसे पश्चिमी शिक्षा लाने की कोशिश, सती प्रथा पर रोक लगाना, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना, फिर रियासतों को हड़पना, अवध, झांसी, सतारा, डलहौजी की नीति, बिल्कुल। फिर जमीन के नए टैक्स सिस्टम। लोगों को लग रहा था कि उनकी जो जानी पहचानी दुनिया है, उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं सब खतरे में है। अंग्रेज सब बदल देना चाहते हैं। और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी थी शायद। हाँ, उनसे ये डर और पक्का हो गया कि ये हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। अवध का मामला तो खास तौर पर बहुत गंभीर था। बहुत ज्यादा। 1856 में जब अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया गया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ा सदमा था। हाँ, कहा जाता है कि लखनऊ में मातम छा गया था, जैसे देह से जान जा चुकी थी। बिल्कुल। और सिर्फ नवाब नहीं हटे थे, उनका पूरा दरबार उजड़ गया। संगीतकार, कवि, कारीगर, नौकर चाकर, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और फिर वो ताल्लुकदारों का क्या हुआ? हाँ, वो एक मुश्त बंदोबस्त जो 1856 में आया, उसने अवध के बड़े जमींदारों यानी ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। उनके किले तोड़ दिए, उनकी छोटी मोटी सेनाएं भंग कर दी। तो उनकी ताकत खत्म कर दी गई। पहले ताल्लुकदार मुश्किल वक्त में किसानों की थोड़ी मदद कर देते थे, वो रिश्ता भी खत्म हो गया। और बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही तो अवध से ही आते थे। हाँ, इसीलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहते थे। तो सिपाहियों में पहले से गुस्सा था, कम तनख्वाह, छुट्टी न मिलना, अंग्रेज अफसरों का बर्ताव भी बदल रहा था। बर्ताव कैसे बदल रहा था? पहले कुछ अफसर दोस्ताना होते थे, पर अब नस्लीय भेदभाव, गाली गलौज आम हो गया था। तो सिपाहियों में अपना गुस्सा तो था ही, अब जब वो छुट्टी पर गांव जाते थे तो वहां का गुस्सा, ताल्लुकदारों का गुस्सा, किसानों का दर्द, वो सब भी उनके साथ बैरकों में वापस आता था। तो ये सब जुड़ता गया, गांव का गुस्सा बैरक में, बैरक का गुस्सा गांव में। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोही असल में चाहते क्या थे? हाँ, क्या उनका कोई विजन था? अगर हम उनके घोषणा पत्र देखें, जैसे 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा, तो कुछ बातें साफ होती हैं। क्या? पहली बात, वो फिरंगी राज को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज को नकार रहे थे। दूसरी, वो हिंदू मुसलमान एकता पर बहुत जोर दे रहे थे। अच्छा, एकता पे जोर था। हाँ, उन्होंने जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरी करने वालों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों, मतलब समाज के हर तबके से साथ आने की अपील की। और वो कैसी व्यवस्था वापस लाना चाहते थे? वो अंग्रेजों की लाई व्यवस्था को शोषक मानते थे। भारी लगान, व्यापार पर अंग्रेजों का कब्जा, नौकरियों में भारतीयों से भेदभाव, देसी उद्योगों का नुकसान। वो इन सब को हटाकर मतलब एक तरह से गुजरी हुई दुनिया को वापस लाना चाहते थे। मुगल दौर वाली। हाँ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में कोशिशें भी हुईं कि पुरानी मुगल शासन व्यवस्था, दरबारी संस्कृति, उसे फिर से खड़ा किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसे आसानी से होने तो नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए बहुत भयानक तरीके अपनाए। पूरी सैन्य ताकत झोंक दी, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब आम कानून खत्म, सेना का राज। विद्रोहियों के लिए सजा सिर्फ मौत थी, वो भी बिना ज्यादा सुनवाई के। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में भयानक लड़ाई हुई। और अवध जैसे इलाके जहां आम लोगों का साथ ज्यादा था, वहां तो विद्रोह को दबाने में महीनों बल्कि साल भर से ज्यादा लग गया। अंग्रेजों ने फूट डालने की भी कोशिश की, वफादार जमींदारों को इनाम का लालच दिया और विद्रोहियों की जमीनें छीनकर उन्हें सजा दी। और जो तस्वीरें हम देखते हैं इस विद्रोह की, वो ज्यादातर अंग्रेजों ने ही बनाई हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर तस्वीरें ब्रिटिश नजरिए से बनी हैं। कुछ में अंग्रेजों को हीरो की तरह दिखाया गया है, जैसे रिलीफ ऑफ लखनऊ वाली पेंटिंग्स। हाँ, मैंने देखी है वो। कुछ में अंग्रेज औरतों और बच्चों को बहुत लाचार और मासूम दिखाया गया है, जैसे इन मेमोरियम पेंटिंग। और कुछ कार्टून और तस्वीरों में बदला लेने का भाव है, जैसे एक कार्टून में ब्रिटिश शेर बंगाल टाइगर से बदला ले रहा है, और वो तस्वीरें भी हैं जिनमें विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया जा रहा है। बहुत क्रूर। हाँ, तमन बहुत क्रूर था। तो ये थी मतलब 1857 के विद्रोह की शुरुआत और उसके फैलने की एक झलक जो हमें इन स्रोतों से मिलती है। इसमें कई परतें हैं, सिपाहियों का गुस्सा, आम लोगों की भागीदारी, पुराने शासकों की वापसी की इच्छा और अंग्रेजी राज के खिलाफ एक गहरी नफरत। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं सोचने के लिए। ये जो विद्रोही थे जो फिरंगी राज हटाकर गुजरे जमाने को वापस लाने की बात कर रहे थे, क्या उनके जहन में भविष्य के भारत की कोई तस्वीर थी, या उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को हटाना और अतीत को वापस लाना था?
क्या इससे आगे की कोई सोच थी? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।